मार्क्स वाली साम्यवाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। वाद होता है जब हम एक विशिष्ट प्रकार के विचारों, सिद्धांतों को एक अभीष्ट लक्ष्य लेकर अभिव्यक्त करते हैं। साम्यवाद, इसको हम अंग्रेजी में कम्युनिज्म कहते हैं, यह एक कालखंड में है और एक वर्ग संघर्ष की क्रांति का विकासवादी सिद्धांत है। इसको मार्क्स ने अपने दास कैपिटल में नैतिक प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति के रूप में किया, जिसमें उनका जो शोध था वह था वर्ग संघर्ष के अध्ययन से एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करना जो राज्यविहीन हो, वर्गविहीन हो और शोषणविहीन हो। अपनी इस अभिव्यक्ति में, साम्यवाद में, उन्होंने क्रांति के विकासवादी रूप में जो प्रेरणा ग्रहण की, उसमें प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने हीगल का आध्यात्मिक प्रत्यवाद को स्रोत माना। उसमें अभिव्यक्त वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो विकासशील यात्रा है, उसको उन्होंने वर्ग संघर्ष के प्रतिरूप में दर्शाने की कोशिश की। यहाँ आप देखें, जैसा कि सेवाएं लिखते हैं कि उनकी यह प्रेरणा जो है वह डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जो नेचुरल सिलेक्टिविटी है उससे भी प्रभावित देखी जा सकती है, क्योंकि वर्ग संघर्ष के इतिहास में जो शक्तिशाली होगा उसी के पास जो है प्रभावी सत्ता होनी चाहिए। ये मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। मार्क्स कहते हैं कि हमारा समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास और अर्थ जो है वह अनिवार्य व आवश्यक रूप से संघर्ष और शोषण का आधार है। मार्क्स ने इस संघर्ष से परे जाने की जो वैज्ञानिक पद्धति, जो समाजवादी है, क्योंकि मार्क्स का साम्यवाद का लक्ष्य भी है समानता, इसलिए इसको समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद इसलिए क्योंकि इसकी प्रविधि जो है वो और तकनीक जो है वह शोध और संतुलित है। विशेष रूप से विचार के आधार पर इसका अध्ययन किया गया है और मार्क्स कहते हैं कि इस प्रकार के क्रांति के द्वारा विकास संभव होगा, क्योंकि
शोषण का अंत हो जाएगा। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि नैतिक बाध्यता के प्रतिरूप में मार्क्स ने साम्यवाद को अभिव्यक्त किया है। तो अगर हम देखें तो मार्क्स जो है वो उनमें जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या अतिरिक्त मूल्य का जो प्रभाव देखा और जो शोषण की एक बहुत ही असहनीय व्यथा देखी, उसको मिटाने के लिए मार्क्स ने हीगल के आध्यात्मिक प्रत्ययवाद को भौतिक प्रत्ययवाद के विश्लेषण के रूप में बदल दिया और वर्गशः संघर्ष के द्वारा समता और समानता को प्राप्त करने के लिए वो प्रेरित हुए। मार्क्स की जो प्रेरणा थी उसके मूल में ये भाव था कि जो आदर्शवादी स्वरूप है समाजवाद का वो उसमें औदार्य तो है, लेकिन व्यवहार में जो समाज की स्थिति है वो इस आदर्श और औदार्य को यूं ही प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके लिए क्रांति की आवश्यकता है और इसीलिए उन्होंने इस साम्यवादी क्रांति को वैज्ञानिक तरीके से जन्म दिया। हम सब जानते हैं कि मार्क्स ने धर्म को नहीं स्वीकार किया क्योंकि उनके अनुसार धर्म जो है वह एक ओपियम की तरह है जो कि मनुष्य का विवेक नष्ट कर देता है। धर्म के नशे में आम जनता अपनी विवेकी प्रक्रिया से विक्षुब्ध हो सही को सही और गलत को गलत ना देख पाने के कारण स्वतंत्रता का रूप ले लेती है। इसलिए प्रजातंत्र को भी मार्क्स ने नहीं स्वीकारा और वर्ग को भी मार्क्स ने नहीं स्वीकारा। मार्क्स समता चाहते हैं और उत्पादन, वितरण और उपभोग तीनों ही अवस्थाओं में वह आवश्यकता के अनुसार जो है इनका वितरण चाहते हैं और सबको अपनी आवश्यकता के अनुसार यथोचित जो है समाज मिले, ऐसा मार्क्स का चिंतन है। मार्क्स वर्ग संघर्ष को एक क्रमवार उत्तरोत्तर दिशा की ओर जाने का एक लैडर बताते हैं और इसके विश्लेषण में वो दिखाते हैं कि कैसे जब हम अर्थ के द्वारा एक वर्ग को जो है उसको पुष्ट कर देंगे तो वो शक्तिशाली हो जाएगा और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा उन्होंने जो लेबर क्लास है या जो वर्कर क्लास है या जो सर्वधारा है उसको शक्ति से पोषित करके और वर्ग समाज से उठाकर उन्होंने, हम जानते हैं कि 1 मई को उन्होंने लेबर्स डे के रूप में मनाने का आह्वान दिया था और जिसमें
समाज और राष्ट्र की सभी सीमाओं से परे होकर इस संगठन को, इस वर्कर्स यूनियन को एक श्रेष्ठ और संगठित क्लास के रूप माना, जिसमें अर्थ के आधार पर शक्ति का स्वरूप होगा और वह जो है अपनी शक्ति का प्रयोग शोषण के लिए नहीं करके विकास के लिए करेगा। इसलिए इसको विकासशील समाजवाद, वैज्ञानिक आधार पर विकासशील समाजवाद भी कहते हैं। मार्क्स के अनुसार राज्य जो है एक आवश्यक बुराई है और ये अस्थायी संस्था है। जब वर्ग जो इसमें सत्ता का आधार में व्यापकता से होगा तो अपने आप जो है ये राज्य जो है अस्तित्व विहीन हो जाएगा, ऐसा मार्क्स का मानना है। और हम शोषण से परे होकर एक समता के वातावरण में अपना पूर्ण विकास कर पाएंगे, ऐसा मार्क्स का साम्यवाद होता है। इसके उद्भव का कारण हम जानते हैं। औद्योगिक क्रांति हुई, जो वर्ग का जो है विभेद हुआ और जिसका आधार एक दो वर्गों के बीच शोषित और शोषित करने वाले वर्ग के संघर्ष के रूप में हुआ, उसको जड़ मूल से हटाने का मार्क्स ने अपनी आदर्श विचारधारा में प्रस्तुत किया है और एक समता का वातावरण जो कि प्रगति के रूप में प्राप्त किया जाता है, उसका भी उन्होंने एक सक्षम उपाय बताया और इसीलिए क्रांति जो कुछ काल में ही फलीभूत हुई और अपने लक्ष्य को प्राप्त हो गई, इस रूप में मार्क्स का साम्यवाद जो है वो एक सफल क्रांति के रूप में इतिहास में रजिस्टर हुआ, यानी उसको देखा गया है और उसके आधार पर विभिन्न देशों जैसे एंजल्स ने, रशिया में जो भूतपूर्व ये साल था, वहाँ जो है अपनी इस मार्क्स साम्यवादी व्यवस्था को लगाने का प्रयास किया, सफलता भी मिली। पर जैसा कि सभी क्रांतियों के साथ होता है कि अगर उसमें समता का जो भाव या जो निरंकुश तत्व अगर नहीं आते तो वो आदर्श भाव बना रहता है, लेकिन अगर उसमें जो है कठिनाई आती है, विषमता आती है, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम हो जाता है।